तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। यह पार्ट 4 है और लास्ट सेशन है इस चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। अजय लक्ष्य के परिता शुद्ध घूर्णी गति की। हमने पहले भी स्थानांतरण गति और घूर्णी गति के बीच समतुल्यता के संकेत दिए हैं। उदाहरण के लिए कोणीय वेग ओमेगा का घूर्णी गति में वही भूमिका है जो रेखीय वेग v का स्थानांतरण गति में है। हम इस समतुल्यता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा करते हैं, समय अपना विवेचन अचर यानी स्थिर अक्ष के परितः घूर्णन तक ही सीमित रखेंगे। ऐसी गति के लिए केवल एक स्वतंत्र कोटि की आवश्यकता होगी तथा इसका वर्णन करने के लिए केवल एक स्वतंत्र चर कोणीय विस्थापन चाहिए। ये रेखीय गति में स्थानांतरण के संगत है। यह अनुभाग केवल शुद्ध गतिकी से संबंधित है। गति विज्ञान की ओर हम अगले अनुभाग में मुखातिब होंगे, मतलब मुखातिब का अर्थ है आगे बढ़ेंगे या पढ़ेंगे उसके बारे में। याद करेंगे किसी घूर्णन करते हुए पिंड का कोणीय विस्थापन बताने के लिए हमने इस पिंड पर कोई कण P ले लिया था, चित्र में जैसा दिखाया गया है। जिस तल में ये कण गति करता है उसमें इसका कोणीय विस्थापन थीटा ही संपूर्ण पिंड का कोणीय विस्थापन है। थीटा एक नियत दिशा में से मापा जाता है, जिसको यहाँ से हम x डैश ले लेते हैं, जो बिंदु P की गति के तल में स्थित एक्स अक्ष की समांतर रेखा। ध्यान दें कि जेड एक्स घूर्णन अक्ष और कण P की गति का तल एक्स वाई तल के समानांतर है। चित्र 6.29 में थीटा 0 भी दर्शाया गया है, जो t=0 पर कोणीय विस्थापन है। ठीक है, हम ये भी याद करेंगे कोणीय वेग समय के साथ कोणीय विस्थापन में होने वाले परिवर्तन की दर है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू, यानी वेक्टर ओमेगा है, वेक्टर ओमेगा डी थीटा डिवाइड बाई डी टी। ध्यान दें कि चूंकि घूर्णन अक्ष अचल है, कोणीय वेग के साथ सदिश की तरह व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। शुद्ध घूर्णी गतिकी में प्रयुक्त होने वाली राशियाँ कोणीय विस्थापन थीटा, कोणीय वेग ओमेगा एवं कोणीय त्वरण अल्फा क्रमशः स्थानांतरित शुद्ध गतिकी राशियों रेखीय विस्थापन x, रेखीय वेग v और रेखीय त्वरण a के समतुल्य हैं। सम यानी अचर त्वरण के बहुत स्थानांतरित शुद्ध गति के समीकरण हम जानते हैं, वे हैं जो शुद्ध गति की मतलब गति की जो समीकरण है जो हमने अध्याय 3 में पढ़े थे, वही हैं। v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको ऐसे पढ़ते हैं एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर इसमें हमने वी जीरो ले लिया, मान रख लिया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी जीरो स्क्वायर प्लस 2ax, जहाँ एक्स जीरो प्रारंभिक विस्थापन है, वी जीरो प्रारंभिक वेग है। ओके, शब्द प्रारंभिक का अर्थ टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब टी इज इक्वल टाइम इसको जीरो, मतलब प्रारंभिक जब उसमें कोई भी उसमें समय नहीं था, केवल जीरो था, इसलिए टी इज इक्वल टू जीरो पर राशि का मान है। इनके संगत अचर त्वरण से घूर्णी गति करती हुई वस्तु के लिए शुद्ध घूर्णी गति के समीकरण होंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू थीटा जीरो प्लस ओमेगा जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा जीरो स्क्वायर प्लस 2a थीटा माइनस थीटा जीरो, जहाँ थीटा जीरो घूर्णन करते पिंड का प्रारंभिक कोणीय विस्थापन है एवं ओमेगा जीरो इस पिंड का प्रारंभिक कोणीय वेग है। ओके, तो चलिए हो गया, इतना ही था इसमें। तो अब इनके उदाहरण है। मूल सिद्धांत की तरफ समीकरण की व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, और इन्होंने 2 उदाहरण दे रखे हैं। अब हम चलते हैं अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति यानी रोटेशन मोशन। अचल अक्ष मतलब कि स्थिर अक्ष नहीं है, उसके परितः मतलब उसके रेस्पेक्ट में हम घूर्णी गति की मतलब रोटेशन मोशन का अध्ययन करेंगे। सारणी 6.2 में रेखीय गति संबंधी राशियों और उनके संगत घूर्णी गति की समतुल्य राशियों की सूची दी गई है। पिछले अनुभाग में हमने दोनों प्रकार की गतियों की शुद्ध गति की पोरडायनेमिक्स से तुलना की। हमने ये भी बताया घूर्णी गति में जड़त्व आघूर्ण एवं बल आघूर्ण रेखीय गति की क्रमशः द्रव्यमान एवं बलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब जानने के बाद सारणी के दिए गए अन्य समतुल्यों के विषय में अनुमान लगा लेना अधिक कठिन नहीं है। उदाहरण के लिए रेखीय गति कार्य इक्वल टू एफ डी एक्स, डब्ल्यू इक्वल टू कार्य मतलब डब्ल्यू इज वर्क इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अतः एक अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति में कार्य कार्य टाउ डी थीटा होना चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि डी एक्स की संगत राशि डी थीटा एवं एफ की संगत राशि टाउ है। तापी ये आवश्यक है कि राशियों की ये संगतता गति विज्ञान के मौजूद आधार पर प्रतिष्ठापित की जाए। आगे हम यही करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम अपनी बात शुरू करें, एक अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति में एक सरलीकरण की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक है, क्योंकि अक्ष स्थिर है।
हमने अपने विवेचन में बल, आघूर्ण एवं कोणीय संवेग के इसके अनुदिश अवयवों पर ही विचार करने की आवश्यकता होगी। केवल यही घटक पिंड को घूर्णन कराते हैं। बल आघूर्ण का अक्ष से अभिलंबवत घटक अक्ष को उसी की स्थिति में घुमाने का प्रयास करता है। हालांकि हम मानकर चलेंगे कि बल आघूर्ण के इस घटक को संतुलित करने हेतु आवश्यक बल आघूर्ण उत्पन्न होंगे जो अक्ष की स्थिति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। अतः इन अभिलंबवत बल आघूर्ण के घटकों पर विचार में करने की आवश्यकता नहीं, पर्याय में हमने निम्न विचार में लाने की आवश्यकता है। अर्थात ये पिंड पर कार्य करने वाले वे बल जो आघूर्ण अक्ष के लंबवत तल में है, मतलब कि लंबवत तल अर्थात थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पिंड के कोणों की स्थिति सदिशों के केवल वे अवयव जो घूर्णन अक्ष के लंबवत है, जो घूर्णन है, जो रोटेशन वो एक्सिस है उसके लंबवत है, उसके थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। या यूँ कहें कि बलों और सदिशों के अक्ष के अंदर लिए गए अवयवों को हमें गणना में लाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब क्या कह रहे हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब साइन 90 इज इक्वल टू 1 मतलब जैसा कि तैसा है। अब इन्होंने इसको एक्सप्लेन करके ये कह दिया, बलों, यूँ कहें कि बलों और स्थिति अदिशों के अक्ष के अनुदिश लिए गए, अनुदिश मतलब उसके वो लिए गए, उनके फॉलो करते हुए अवयव मतलब कंपोनेंट एक्स वाई जेड जो लिखते हैं, एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, उसको गणना मैंने उसको कैलकुलेट करने की हमें कोई नीड नहीं, मतलब ज़रूरत नहीं है कोई भी। तो इसमें उन्होंने एक चित्र देखा, बल आघूर्ण द्वारा किया गया कार्य। ये देखो वाई डैश एक्स डैश इन्होंने आरेख बना लिया है, ठीक है। चित्र 6.30 एक अचल अक्ष के परितः घूर्णन गति करता एक दृढ़ पिंड दर्शाया गया है, ठीक है। घूर्णन अक्ष जेड अक्ष है जो पृष्ठ के अभिलंबवत है, जैसा ऊपर बताया गया। हमने केवल उन्हीं बलों पर विचार करने की आवश्यकता है जो अक्ष के अभिलंबवत तल में अवस्थित है। पिंडों के किसी कण पर जिसकी स्थिति P1 से दर्शाई गई एक बल F1 लगता है जिसकी क्रिया रेखा अक्ष के अभिलंबवत तल में है। सुविधा के लिए हम इसको x डैश y डैश तल कहते हैं। यह हमारे पृष्ठ का तल ही है। P1 पर स्थिति कण R1 त्रिज्या के वृत्त पर चलता है जिसका केंद्र अक्ष पर है। CP1 इज इक्वल टू R1I। डेल्टा टी समय में कण P-1 पर पहुंच जाता है, इसलिए कण विस्थापन DS1 का परिमाण DS1 R d थीटा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जिसका इसकी दिशा वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश है। वृत्त की स्पर्श रेखा जिस दिशा में उसी दिशा में ये भी है। कण पर बल द्वारा किया गया कार्य dW1 इज इक्वल टू वेक्टर F1 डॉट वेक्टर DS1 इज इक्वल टू F1 DS1 cos phi1 इज इक्वल टू F1 ब्रैकेट में R1 d थीटा साइन अल्फा 1, जहाँ phi1 इज इक्वल टू phi1 F1 और P1 पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बना कोण है। जो phi1 है वो F1 और P1 उस पर खींचा गया जो कोण है वो है स्पर्श रेखा के बीच बना, जो बीच बनाए स्पर्श रेखा के दोनों पे स्पर्श रेखा हमने खींची, उस पर जो बीच में बना हुआ कोण है वो है phi1, ठीक है। और अल्फा 1 F1 एवं त्रिज्या OP1 के मध्य कोण है phi1 प्लस अल्फा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, यहाँ से इसमें देख सकते हैं दोनों को मिला देंगे तो 90 डिग्री, ठीक। मूल बिंदु के परितः F1 के कारण बल आघूर्ण OP1 क्रॉस प्रोडक्ट F1 वेक्टर OP1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर F1 है, जो वेक्टर OP1 इज इक्वल टू वेक्टर OC प्लस वेक्टर CP1। चूँकि वेक्टर OC अक्ष के C के अनुदेश है, ठीक है। इसके कारण बल आघूर्ण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। वेक्टर F1 के कारण प्रभावी बल आघूर्ण τ1 वेक्टर τ1 इक्वल टू वेक्टर CP1 क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर F1, ये घूर्णी अक्ष के अनुदेश है तथा इसका परिमाण τ1 इज इक्वल टू R1 F1 साइन अल्फा है अथा dW1 इज इक्वल टू τ1 d थीटा। यदि पिंड द्वारा एक से अधिक बल पर कार्य कर रहे हो तो उन सब के द्वारा किए गए कार्यों को जोड़ने से पिंड पर किया गया कुल कार्य प्राप्त होगा, नेटवर्क उसका पता चल जाएगा। हम विभिन्न बलों के कारण लगे बल आघूर्णों के परिमाणों मैंने मैग्नीट्यूडों τ1 τ2 इत्यादि में दर्शाएं तो dW इज इक्वल टू τ1 τ2 प्लस डॉट 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 d थीटा, ठीक है। याद रहे कि बल आघूर्णों को जन्म देने वाले बल तो अलग अलग कणों पर
लग रहे हैं, मगर कोणीय विस्थापन डी थीटा सभी कणों के लिए समान है। अब जैसे कि हमें इस अनुभाग में प्रारंभ में कहा गया था, हम हमारे लिए सही बल आघूर्ण जड़ अक्ष के अनुदिश प्रभावी हैं। अतः कुल बल आघूर्ण का परिमाण टाउ प्रत्येक बल आघूर्णों के परिमाणों टाउ 1 टाउ 2 के बीच गणितीय योग के बराबर है, अर्थात टाउ इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 जहाँ तक जाए। अतः हम कह सकते हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। बिल्कुल, यह समीकरण अचल अक्ष के परितः घूमते पिंड पर लगे कुल बाह्य बल, मतलब कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहेंगे इसको, बल आघूर्ण टाउ के द्वारा किए गए कार्य बताता है। ठीक है, टोटल रेखी गति के संगत समीकरण, इसके बाद है रेखी गति के संगत डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एस। ये इसकी तुल्यता स्पष्ट ही है। समीकरण 6.39 के दोनों पक्षों को डी टी से विभाजित करने पर पी इक्वल टू डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू टाउ डी थीटा प्लस डी थीटा डिवाइड बाई डी टी टी इक्वल टू टाउ ओमेगा, क्योंकि डी थीटा डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा, तो यह पी इक्वल टू टाउ ओमेगा। ये तात्कालिक शक्ति के लिए समीकरण है। अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति में शक्ति के समीकरण की तुलना रेखीय गति में शक्ति के समीकरण पी इक्वल टू एफ वी से कर सकते हैं। ठीक है, एक पूर्णतः दृढ़ पिंड में विभिन्न कणों की कोई आंतरिक गति नहीं होती, अतः वायु बल आघूर्णों द्वारा किया गया कार्य विस्तारित नहीं होता, विस्तृत नहीं होता, मतलब फैलता नहीं है, मतलब सब जगह एक वो डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं वो नहीं होता। परिणाम स्वरूप पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती चली जाती। गतिज ऊर्जा जो होती है काइनेटिक एनर्जी, वो उसकी इंक्रीज हो जाती है। पिंड पर किए गए कार्य की दर रेट ऑफ वर्क समीकरण 6.40 द्वारा प्राप्त होती है। समीकरण दर से इसी दर से पिंड की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा की वृद्धि की दर डी डिवाइड बाई डी टी आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आई 2 ओमेगा डिवाइड बाई 2 डी ओमेगा डी टी डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी। हम मानते हैं कि समय के साथ पिंड का जड़त्व आघूर्ण नहीं बदलता। ठीक है, यानी कि पिंड का द्रव्यमान स्थिर रहता है बिल्कुल, तथा पिंड दृढ़ बना रहता है और इसके सापेक्ष घूर्णन अक्ष की स्थिति भी नहीं बदलती। तब चूंकि अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, अतः डी डिवाइड बाई डी टी डॉट आई ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू आई ओमेगा ए क्या पढ़ेंगे उसको, अल्फा ही पढ़ेंगे, आई ओमेगा अल्फा। कार्य करने की दर को गतिज ऊर्जा में वृद्धि की दर के बराबर रखने पर टाउ ओमेगा इक्वल टू आई ओमेगा अल्फा इक्वल टू टाउ इक्वल टू आई अल्फा, क्योंकि जो ओमेगा ओमेगा वो कैंसिल हो गए दोनों तरफ से। ठीक है, समीकरण 6.41 सरल रेखी गति के लिए न्यूटन की द्वितीय नियम एफ इक्वल टू एम ए से मिलती जुलती है, मतलब इससे काफ़ी मैच करती है। एफ इक्वल टू एम ए, तो इसके टाउ मतलब जो उसका बल आघूर्ण है, टॉर्क है जिसे टॉर्क कहते हैं, वो उसके जैसे एफ इक्वल टू एम ए, एफ शुद्ध रेखी गतिकी में होता है, ये टाउ हो गया एफ की जगह, एफ इंटू एम, एम उसका जो द्रव्यमान है, ये भी इसका द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण है, वो भी अल्फा जो उसकी घूर्णन गति है, वो भी एम ए जो त्वरण है उसका, तो लगभग सेम हो गया कह सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बल पिंड में रेखी त्वरण उत्पन्न करता हो, बल आघूर्ण उसमें कोणीय त्वरण पैदा करता है, सीधी बात। कोणीय त्वरण आरोपित बल आघूर्ण के समानुपाती और पिंड के जड़त्व आघूर्ण के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या कह रहा है, आरोपित बल आघूर्ण के समानुपाती। कोणीय त्वरण जो होता है, कोणीय त्वरण इसमें क्या है देखो, अल्फा दिखा रहा है। ठीक है, कोणीय त्वरण थीटा जिसे हम करते हैं थीटा, आरोपित बल आघूर्ण में टाउ के क्या है समानुपाती, टाउ के जो है उसके समानुपाती, यानी टाउ बढ़ेगा तो कोणीय जो त्वरण है वो भी बढ़ेगा, अल्फा जिसे हमने पढ़ा। ठीक है, और पिंड के जड़त्व आघूर्ण मतलब आई की व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो तो इसमें दिख ही रहा है, आई के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए एक उधर ले आइए तो 1/, जो हो जाएगा, पर इसमें दिख नहीं रहा है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया इस चीज़ को। पिंड के जड़त्व के आघूर्ण के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जो आई है वो टाउ के कितना व्युत्क्रमानुपाती, मतलब टाउ बढ़ेगा तो आई घटेगा, आई बढ़ेगा तो टाउ घटेगा, सीधी बात है। मतलब कैसे कहना चाह रहे करके बताते हैं। पहले इन्होंने बोला जो टाउ है
वो समानुपाती किसके हैं? कोणीय त्वरण के, जिसे इन्होंने ऐसे लिख रखा है, पहली कंडीशन जो इन्होंने दे रखी, ठीक है। और जो दूसरी दे रखी है टाउ, व्युत्क्रमानुपाती है किसके? 1/i के, ठीक है। मतलब ये जब बढ़ेगा ये डाउन हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये डाउन हो जाएगा, ठीक है। जड़ त्वरण के व्युत्क्रमानुपाती हुई। इस संदर्भ में समीकरण 6.41 को एक अचल अक्ष के परितः घूर्णन के लिए लागू होने वाले न्यूटन का द्वितीय नियम कह सकते हैं। घूर्णन के लिए मतलब न्यूटन का ही नियम है, पर हमने उसको जो उसकी वैल्यूज थी उसको चेंज कर दिया, रेखी से हमने गति बना दी उसको, कह सकते हैं। ये मतलब एक तरीके जैसे कि आप लोग गाड़ी के अंदर मोड वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, क्लासिफिकेशन, आपने तो पर्सनलाइज करते हैं, वैसे ही हमने इस सूत्र को भी कर दिया है, जो उसका डेरिवेशन है वो है, ठीक है। अब क्या है, अब है अचल अक्ष के परितः घूर्णी गति का कोणीय संवेग, ठीक है। अनुभाग 6.7 में हमने कोणों के निकाय के कोणीय संवेग के विषय में पढ़ा था, ठीक है। हम ये जानते हैं कि किसी बिंदु के परितः कणों के निकाय के कुल कोणीय संवेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर उस निकाय को उसी बिंदु के परितः लिए गए कुल वायबल मतलब कि टोटल एक्सटर्नल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल जो होता है टर्क, उसके बराबर होती है। जब कुल वायबल आघूर्ण शून्य हो तो निकाय का कुल कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब हम कोणीय संवेग का अध्ययन करेंगे, ठीक है। एक अचल अक्ष के परितः घूर्णन के विशिष्ट मामलों में करना चाहते हैं। एन कणों के निकाय के कुल कोणीय संवेग की व्यापक समीकरण है। यह है वेक्टर एल इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1, एन से ले लेंगे I1, तो आर आई, आर मतलब जो वेक्टर आर आई जो डार्क से लिखा है वो वेक्टर है। वेक्टर एल इज इक्वल टू सिग्मा एन आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू 1, वेक्टर आर आई क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर पी आई, ठीक है। अब हम पहले एक अचल अक्ष के परितः किसी दृढ़ पिंड के कोणीय संवेग पर विचार करेंगे। प्राप्त समीकरण को सरलतम पदों में लाकर फिर पिंड के सभी कणों के लिए इसका जोड़ निकालेंगे, तो पूरे पिंड के लिए वेक्टर एल प्राप्त करेंगे, ठीक है। एकाकी कण के लिए आई इज ओ स्मॉल एल है, वेक्टर एल इज इक्वल टू आर इंटू पी। चित्र देखिए, घूर्णन करती वस्तु के किसी विशिष्ट कण का स्थिति सदिश ओपी इज इक्वल टू आर है। चित्र में स्मॉल आर इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी पी, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम बी, तो आई इज इक्वल टू ओ सी डॉट एम वेक्टर वी प्लस वेक्टर ओ सी डॉट एम वेक्टर वी, ठीक है। पी पर कण के रेखी वेग वेक्टर वी का परिमाण वी इज इक्वल टू ओमेगा आर परपेंडिकुलर, जो इसका साइन है होता है परपेंडिकुलर अर्थात 90 डिग्री है, जहाँ आर परपेंडिकुलर सी पी की लंबाई या पी की घूर्णी अक्ष के लंबवत दूरी, देखा परपेंडिकुलर में लंबवत है। विकर्ण द्वारा बनाए गए वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा के अनुदेश से दाहिने हाथ के नियम द्वारा ज्ञात किया जा सकता है कि सी पी वेक्टर सी पी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वी अचल अक्ष का अनुदेश है। घूर्णन अक्ष जो यहाँ जेड एक्स है, जेड एक्सिस जो होती है, जो इकाई को सदिश के कैप को अनुदेश व्यक्त करने पर वेक्टर सी पी क्रॉस प्रोडक्ट एम वेक्टर वी इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर एम वी के कैप इक्वल टू एम आर परपेंडिकुलर स्क्वायर ओमेगा के कैप। इसी प्रकार हम जान सकते हैं कि वेक्टर ओ सी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वी अचर अक्ष के लंबवत है। अचर अक्ष यानी जेड एक्स के अनुदिश एल के घटक से एल जेड से दर्शाने पर एल जेड इज इक्वल टू कैपिटल वेक्टर एल जेड, स्मॉल एल जेड है ये, स्मॉल वेक्टर एल जेड कैप वेक्टर सी पी क्रॉस प्रोडक्ट एम वेक्टर बी इज इक्वल टू एम आर परपेंडिकुलर स्क्वायर ओमेगा की कैप।
एल इज इक्वल टू एल जेड प्लस वेक्टर एल इज एल जेड प्लस वेक्टर ओ सी क्रॉस प्रोडक्ट एम वेक्टर वी। ध्यान दें कि वेक्टर आई जेड अक्ष के समांतर, परंतु वेक्टर एल नहीं। सामान्यतः किसी कण का कोणीय संवेग घूर्णी अक्ष के अनुदिश नहीं होता। ठीक है, आवश्यक नहीं कि आई तथा ओमेगा, वेक्टर आई तथा वेक्टर ओमेगा एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, रेखीय गति में इससे संगत तत्व से इसकी तुलना करें। रेखीय गति में इससे कण के लिए पी तथा वी सदैव एक दूसरे के समांतर होते हैं। पी जो उसका संवेग और वी उसकी गति। ठीक है, पूरे पिंड का कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए कोणीय संवेग क्या एल से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, और जो ओमेगा है वो कोणीय वेग है उसका, ओमेगा जिसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए हम आपके सभी कणों के लिए एल वेक्टर एल आई के मानों को जोड़ेंगे, यानी आई का मान 1 से n तक रखेंगे। ठीक है, वेक्टर कैपिटल एल इज इक्वल टू सिग्मा मतलब ऑल, सिग्मा मतलब ऑल होगा। जब भी सिग्मा लगा तो समझना n कणों के लिए हम इकट्ठा निकाल दे रहे हैं पूरा। एल आई इक्वल टू सिग्मा एल जेड प्लस सिग्मा वेक्टर ओ सी आई क्रॉस प्रोडक्ट एम आई वेक्टर वी आई। जेड अक्ष के अनुदिश तथा लंबवत इस वेक्टर एल के घटकों को हम एल जेड तथा एल परपेंडिकुलर से दर्शाते हैं। इन्होंने थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग कर दी था। एल परपेंडिकुलर इज इक्वल टू सिग्मा ओ वेक्टर ओ सी आई क्रॉस प्रोडक्ट एम आई वेक्टर वी आई, जहाँ एम आई तथा वी वेक्टर वी आई वे कण के द्रव्यमान तथा वेग हैं तथा सी आई कण द्वारा बनाए गए वृत्त का केंद्र है। वेक्टर एल जेड सिग्मा एल आई जेड इज इक्वल टू सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा के कैप वेक्टर के कैप होगा। एल जेड इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर के कैप। ओके, समीकरण 6.42 भी स्वाभाविक रूप से अनुसरित है क्योंकि आवेकण अक्ष की लंबवत दूरी आर आई है एवं घूर्णन अक्ष की परितः पिंड का जड़त्व आघूर्ण आई इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर है। ध्यान दें एल वेक्टर एल इज इक्वल टू एल जेड प्लस एर परपेंडिकुलर। पिंड जिन पर हमने इस अध्याय में मुख्यतः विचार किया है घूर्णन अक्ष के परितः सम्मित है, सिमेट्रिक है, अर्थात घूर्णन अक्ष उनकी सममितीय अक्षों में से एक है। इस प्रकार के पिंडों के लिए दिए गए वेक्टर ओ सी आई संगत प्रत्येक वी आई वेक्टर वी आई वेग युक्त कणों के लिए सी आई के केंद्र वाले वृत्तों के व्यास के दूसरे सिरे पर माइनस वी आई वेग वाला दूसरा कण होता है। इस प्रकार के कण युगलों का आर एल परपेंडिकुलर के कुल योगदान 0 होगा। नेट जो उसका 0 होगा, 1 प्लस 1 माइनस, तो उसका टोटल 0 हो जाएगा। इसलिए परिणाम स्वरूप सममित पिंडों यानी सिमेट्रिक जो उसका ब्लॉक्स होते हैं के लिए एल परपेंडिकुलर वो 0 होगा, 0 होगा। ठीक है, अतः एल इज इक्वल टू एल जेड प्लस आई ओमेगा की कैप उन पिंडों के लिए जो घूर्णन अक्ष के परितः सममिति नहीं है, जो इनसिमेट्रिक है। एल इज इक्वल टू एल जो होगा नॉट इक्वल टू एल जेड, इसलिए एल घूर्णन अक्ष के अनुदिश नहीं होता। सारणी 6.1 में क्या हम बता सकते हैं कि किन मामलों में एल इज इक्वल टू एल जेड लागू नहीं होता। अब इसको सॉल्व करिए आप। आइए समीकरण 6.42 को समय के आधार पर अवकलित करें, क्योंकि वेक्टर की कैप एक अचर सदिश है। डी डिवाइड बाई डी टी ये हो जाएगा वेक्टर एल जेड इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी आई ओमेगा वेक्टर की कैप। समीकरण 6.26 के अनुसार वेक्टर डी एल डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू टाउ। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले भाग में देखा कि अचर अक्ष के परितः घूर्णी पिंड के लिए बाह्य बल आघूर्णों को केवल उन्हीं घटकों पर विचार करने की आवश्यकता है जो घूर्णी अक्ष के अनुदिश है। अतः टाउ इक्वल टू टाउ वेक्टर टाउ इक्वल टू टाउ के कैप टाउ वेक्टर के कैप, क्योंकि वेक्टर एल इक्वल टू एल जेड वेक्टर एल जेड प्लस वेक्टर आर परपेंडिकुलर वेक्टर एल परपेंडिकुलर तथा वेक्टर एल जेड की दिशा सदिश यानी कि वेक्टर के कैप जो अचर है एक अचर अक्ष के परितः घूर्णी पिंड के लिए डी एल जेड बाई डी टी इक्वल टू टाउ के वेक्टर के कैप डी एल परपेंडिकुलर डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 0, तो 0 हो ही जाएगा। अतः अचल अक्ष के परितः घूर्णी पिंड का अचल अक्ष के
लंबवत कोणीय संवेग का घटक अचर है, क्योंकि वेक्टर एल जेड इजक्वल टू आई ओमेगा के कैप कोमा समीकरण 6.43 ऐसे डी डिवाइड बाई डी टी आई ओमेगा इजक्वल टू टाउ। यदि जड़त्व आघूर्ण आई समय के साथ परिवर्तित नहीं होता तो डी इजक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी इजक्वल टू आई ओमेगा इजक्वल टू आई डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी इजक्वल टू आई अल्फ़ा। और समीकरण 6.43 से टाउ इजक्वल टू आई अल्फ़ा। कार्य गतिज ऊर्जा संबंध से ये समीकरण हम पहले ही व्युत्पन्न कर चुके हैं। कोणीय संवेग का संरक्षण, अब है इसका कोणीय संवेग का संरक्षण। ठीक है, अब हम इस स्थिति में है कि कोणीय संवेग के संरक्षण सिद्धांत को पुनरावलोकन मतलब दोबारा से अवलोकन मतलब देख सकें, उसको वो क्या कहते हैं, रिव्यू या डिराइव कर सकें। ठीक है, हम अपने विवेचन को एक अचर अक्ष के परितः घूर्णन तक सीमित रखेंगे। समीकरण से यदि वाय बल आघूर्ण शून्य है तो एल जेड इजक्वल टू आई ओमेगा इजक्वल टू अचरांक। ठीक है, सममिति पिंडों के लिए समीकरण 6.42 भी एल जेड के स्थान पर एल लेते हैं। एल तथा एल जेड क्रमशः वेक्टर एल तथा वेक्टर एल जेड के परिमाण में मैग्नीट्यूड है, विदाउट डायरेक्शन है उसके। यह अचल अक्ष के घूर्णन के लिए समीकरण 6.29 का अन्य रूप है, दूसरा रूप है, जो कोणीय संवेग के संरक्षण का व्यापक नियम व्यक्त करता है। समीकरण 6.44 हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही स्थितियों पर उपयोगी है। अपने मित्र के साथ मिलकर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। घुमाव कुर्सी पर बैठिए, अपने भुजाएं मोड़ रखिए और पैरों को ज़मीन से ऊपर उठाकर रखिए। अपने मित्र से कहिए कि वे कुर्सी को तेज़ी से घुमाएं। जबकि कुर्सी पर्याप्त कोणीय चाल से घूम रही हो तो अपनी भुजाओं को क्षैतिज दिशा में मतलब कि वर्टिकली इधर फैला लीजिए। क्या परिणाम होता है, आपकी कोणीय चाल घट जाती है। यदि आप अपनी भुजाओं को फिर शरीर के पास ले आते हैं तो कोणीय चाल फिर से बढ़ जाती है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोणीय संवेग संरक्षण स्पष्ट है। यदि घूर्णन यंत्र व्यवस्था में घर्षण नगण्य हो तो कुर्सी के घूर्णन अक्ष के परितः कोई बल आघूर्ण प्रभावी नहीं रहेगा। अतः आई ओमेगा का मान नियत है। भुजाओं को फैलाने में घूर्णन अक्ष के परितः आई बढ़ जाएगा, परिणाम स्वरूप कोणीय वेग ओमेगा कम हो जाएगा। भुजाओं के शरीर के पास लाने की विपरीत परिस्थिति प्राप्त होगी। ठीक है, जैसा कि इसने ये बताया ये चित्र में। एक सर्कस का कलाबाज और एक गोताखोर इस सिद्धांत का बखूबी लाभ उठाते हैं। इसके अलावा स्केट्स और भारतीय या पश्चिमी शास्त्रीय नर्तक जब एक पैर के पंजे पर घूर्णन करते हैं यानी घूमते हैं, रोटेशन करते हैं, तो वो इस सिद्धांत संबंधी अपने असाधारण प्रावीण्य का प्रदर्शन करते हैं। प्रावीण्य मतलब कि अपना जो टैलेंट होता है, अनबीटेबल टैलेंट, उसका हमको शो ऑफ करते हैं या प्रेजेंट करते हैं, ये कह सकते हैं, शो ऑफ तो नहीं कहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।